नमस्कार, नमस्कारा, नमस्कारम, नमस्ते टू एवरीबॉडी। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियरली आ रही होगी। थोड़ा-सा जल्दी ही शुरू कर रहे हैं, 6-7 मिनट्स। थोड़ी-सी नई हैबिट लगाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जल्दी अपना सत्संग शुरू हो जाए एवरी फ्राइडे बिकॉज़ दिस इज़ वन सेशन जो हम भी बहुत ईगरली वेट करते हैं, मी या गौरव, regarding discussing things, case studies with you people, then answering your questions. और ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच आता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल प्लानिंग की एक थॉट प्रोसेस इम्बाइब करने की कोशिश हम यहाँ पे आप आज आप लोगों के साथ फिर से एक बार करने वाले हैं। आवाज क्लियरली आ रही है? एक बार यस बोल दीजिएगा। आई थिंक दैट वुड बी रियली गुड, सो दैट केस स्टडी के साथ हम यहाँ पे ये डिस्कशन भी शुरू करेंगे। सो एक बार आप लोग यस बोल देंगे तो आई थिंक दैट वुड बी रियली नाइस। यस, विजय सिंह खालसा जी हमारे नांदेड़ से है, उन्होंने यस बोल दिया है पहले। सो यस, सो विल स्टार्ट देन। सो केस स्टडी आज मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ जो डिस्कशंस हो रहे हैं, तो स्पेसिफिकली what we are seeing कि a lot of investors are coming to us for investment advisory, then discussions, financial planning के discussions पे, investments पे, सारी चीजें। और स्पेसिफिकली हमने एक चीज देखा है कि इसमें वो इन्वेस्टर्स बहुत नजर आ रहे हैं हमें कि जो जिनके पास या तो आरएसयूज है या फिर ईसॉप्स है या ईएसपीपी के तौर पे उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की है। एंड अब थोड़ा सा वो डाइसी सिचुएशन आ रहा है कि क्या करना है, बिकॉज अमाउंट्स बहुत बड़े, मतलब व्हेन वी आर हैविंग डिस्कशंस, तो अगर किसी के पास 100 रुपीज का नेटवर्थ है तो अराउंड 70 से 80 से 90 रुपए तक आउट ऑफ दैट, मतलब 70 to 90% ऑफ द नेटवर्थ दे आर हैविंग इन वन पर्टिकुलर स्टॉक। और वहां पे उस पर्टिकुलर चीज पे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड बहुत बार मतलब एक आजकल एक अलग थोड़ा सा एक बायसनेस नजर आ रहा है कि जिस तरीके से लास्ट डिकेड में ये फॉरेन स्टॉक्स ने, और स्पेसिफिकली स्टॉक्स विच आर इन वो जो टॉप 7 स्टॉक्स है नैस्डैक के, जैसे कि एप्पल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ या फिर मेटा हुआ या फिर एनवीडिया हुआ, तो ये जो स्टॉक्स है तो इनके एलोकेशंस बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास, और वहां पे उनको जो रिटर्न्स आए उनको लग रहा है कि यहां से आगे भी ऐसी ही चीजें आएंगी। बट कहीं ना कहीं वो एक फियर फैक्टर आ रहा है कि एक जगह पे बहुत सारा कंसंट्रेशन अगर हो जाता है, सो देन हैंडलिंग दैट पर्टिकुलर वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली व्हेन द केसेस आर विद एनवीडिया, जहां पे इतनी बड़ी कंपनी, $3 ट्रिलियन से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। बट अगर डेली मूवमेंट आप देखोगे 3-4% की वोलेटिलिटी है स्टॉक में। कैन यू इमेजिन? मतलब जस्ट इमेजिन करो कि किसी के पास 8-10 करोड़ रुपए का एनवीडिया है और दिन में 30-40 लाख का वोलेटिलिटी हो रहा है नेटवर्थ में। सो आई थिंक ये, और दैट टू यंगस्टर्स, मतलब ऐसा नहीं कि 50 प्लस 60 प्लस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स है। दीज इन्वेस्टर्स आर 30-35 इयर्स 40 इयर्स के बीच में ये सारे इन्वेस्टर्स, और वहां पे इतने बड़े कॉर्पस पे वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं पे कॉन्शियस उनको कर रही है। और देन देयर आर अदर कंपनीज ऑल्सो, जैसे कि एप्पल की अगर हम बात करते हैं, या सिस्को के भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स वी आर गेटिंग, उनके साथ सेशंस हो रहे हैं हमारे। तो वहां पे आई थिंक एक चीज है कि कुछ कुछ कंपनीज आर हैव बिकम क्वाइट मैच्योर कंपनीज। तो वहां पे पोस्ट कोविड जो चीजें हुई है, अगर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश करोगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो रिसेंसी बायस का हम यहाँ पे ले रहे हैं कि भाई ये अभी ऐसा ही हुआ है तो ये ऐसा ही होता रहेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। याद रखिएगा, इक्विटी इन्वेस्टिंग में रीसेंसी बायस ये बहुत खतरनाक निगेटिव इम्पैक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिस्क एंगल से मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कर सकता है। तो इसीलिए सजेशन वुड बी कि अगर आपके पास एक डिस्प्रोपोर्शनेट हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक है, और अगर अब आप उस पे ही बैंक करके सारी चीजें कर रहे हो, तो रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है वहां पे। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके लिए? सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप आपके सारे फाइनेंशियल गोल को क्वांटिफाई करो, इन्फ्लेशन के नंबर्स के साथ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ, ये सारे कैलकुलेशंस हो जानी चाहिए। और इस एक कंसंट्रेशन को आपने डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स,
डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ योर फाइनेंशियल गोल, आपने वहां पे डिसाइड करना चाहिए कि भाई इसमें एलोकेशन क्या लेना चाहिए. सो वी हैव डन दैट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. इनर्शिया आता है स्पेसिफिकली बिकॉज जो रैलीज उन्होंने देखे हुए हैं, जो मतलब ओवरऑल नेटवर्क की ग्रोथ देखी है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन माइंड है वो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि भाई यहाँ से बस ऐसा ही चलता रहेगा और ये कुछ चेंज नहीं होगा. याद रखिएगा, स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक एप्पल हो, एनवीडिया हो, 3.5-3.5 ट्रिलियन डॉलर के वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो कंपनीज है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग जैसे लास्ट 5-7 सालों में हुआ वैसे ही ये आगे वैसे ही चलती रहेगी, तो आई थिंक उतनी तो दुनिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जितना आप उनको प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ पे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो. सो ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें वो अकेली ही कंपनी करने वाली है, तो याद रखिएगा. सो कंसंट्रेशन रिस्क, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर हैविंग डिस्प्रपोर्शनेटली हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक. सी, एक प्रमोटर का एलोकेशन वैसे होना और एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर का एलोकेशन वैसे होना में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. याद रखिएगा इस चीज को. सो बिल्कुल उस तरीके से कंफ्यूज मत कीजिएगा चीजों को. दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू. लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री. बिलीव मी, जिनके पास बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एलोकेशन इन वन पर्टिकुलर स्टॉक है, we are getting responses from them and they are agreeing to that ki this has become very problematic for me to handle these emotions. ये volatility हम handle नहीं कर पा रहे and it is bothering. So कभी कभी तो ये भी बातें वो बोल रहे कि इससे अच्छा तो नहीं होता वो अच्छा हो, मतलब उस वक्त पे या फिर वो वैल्यूएशन जब कम थे तो दैट टाइम वी वर क्वाइट कंफर्टेबल, बट नाउ हैंडलिंग दीज थिंग्स एट दीज सिचुएशंस और एट दीज वैल्यूएशंस, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है. और इसीलिए फाइनेंशियल गोल्स को कवर करने के बाद आपको वो एलोकेशन रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको उसमें रखनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम. रिमेनिंग कॉर्पस अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल गोल्स, वेल्थ क्रिएशन के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी में सिंगल स्टॉक में रखना है, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट फाइनेंशियल गोल्स को कवर करने के बाद सो वो रिस्क हमें कम करनी है, उस रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक द फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच शुड बी. आशा करता हूं कि ये पहली केस जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी. गौरव इज आल्सो हियर, सो आई विल जस्ट ऐड हिम and then we will have some discussions. Hi Gaurav, regarding corrections, I think. Hello. Hi Parimal. आवाज आ रही है. Yes. So we'll have some discussions. मतलब अभी ओवरऑल इकोनॉमी या ग्लोबल मार्केट डिस्कस करने से अच्छा इंडियन मार्केट्स के करेक्शन थोड़ा सा डिस्कशन करोगे तो आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. So I think we'll take it from there only. So your thoughts on that, then I'll add my thoughts, and then we'll go towards the question answers. तो मतलब मैंने अभी एक ट्विटर पे वही किया था, एक्स पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बंदे ने लिखा था कि आई बॉट स्टॉक्स एट 52 वीक्स लो, नाउ दे आर 104 वीक्स लो. I think अभी इमोशन हैंडलिंग, वैसे ये 10-12% के करेक्शंस तो देखे हैं, बट हमने आई थिंक पोस्ट कोविड हमने 2-3 बार देखे हैं वो, तो ऐसा भी नहीं है कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट डेफिनेटली पीपल विल हैव टू गेट यूज्ड टू दिस फॉर सम टाइम. जिन्होंने थोड़ा लंबा मार्केट देखा है शायद दे विल अंडरस्टैंड, बट जो अभी रिसेंट एंट्रेंट्स है इन लास्ट 2-3 इयर्स, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है. दैट्स व्हाट वी फील. नहीं एब्सोल्युटली. और मतलब मैं भी देख रहा हूँ परिमल, जो कुछ जो प्लान्स हमने लास्ट 5-6 मंथ्स में किए हैं, राइट, तो उनके साथ कभी कभी जैसे चैट पे डिस्कशन होता है या कभी कभी डिस्कशन वैसे भी होता है, तो ऑब्वियसली दे आर लाइक, अब कई लोग तो ऐसे हैं तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है, तो दे आर लिटिल मतलब ऑलरेडी वरीड कि यार ये क्या, मतलब ये तो हमेशा ही ऊपर रहता है ना मार्केट, नेगेटिव कैसे है. मतलब इवन दो मतलब हम जैसे हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, लमसम वगैरह भी कराते हैं, तो एसटीपीज वगैरह, तो टिपिकली मार्केट इज -10 -11 जैसे एवरेज अभी जो चल रहा है, लेकिन उनके पोर्टफोलियोज लाइक 3-4% डाउन है बिकॉज एसटीपीज वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हैं कईयों की, राइट. लेकिन
मतलब नेगेटिव तो मतलब उनको लगा कि अच्छा नेगेटिव भी होता है क्या, मतलब ऐसा था कि सर ये मतलब हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना, क्या करना है अभी, और मैंने तो सब कुछ आपने जो बोला था सब इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, मतलब अभी कैसे करना है, राइट, रोक दूं क्या, एसआईपी रोक दूं क्या, ये कर दूं क्या, मतलब ऑलरेडी अभी 4-5 महीने टोटल जुम्मा जुम्मा नहीं हुए हैं, लेकिन पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आस्किंग दोस क्वेश्चंस। तो लाइक यू राइट। सेड राइट कि जो भी इन्वेस्टर्स न्यू हैं, राइट, मतलब एटलीस्ट जो 2021 में आए उन्होंने एक साइकिल देख ली है, तो थोड़े बहुत रिटर्न्स मेरे को लगता है कि वो उनको एक दिख गए हैं, बट पीपल हु हैव कम इन लास्ट 6 to 8 months, तो उनके अभी रिटर्न्स आर इधर नेगेटिव है या बिल्कुल फ्लैट है, मतलब दे हैव नॉट सीन रिटर्न्स, तो उनको थोड़ा टेंशन होना शुरू हो गया है कि भाई व्हाट इज दिस। तो वही उनको मतलब वो अगेन जैसे आप बोलते हो हमेशा बिहेवियरल मैनेजमेंट, वो समझाना कि भाई नहीं, यू कंटिन्यू योर एसआईपीज, डोंट वरी अबाउट इट, ये तो मार्केट का पार्ट है, और ये सब चीजें कि लम्स में ही रिटर्न्स आते हैं, वी हैव टू वेट फॉर 3-4 years, अभी तो आपको क्या पैसा चाहिए क्या, तो वो सब चीजें अगेन जो ज्ञान कभी कभी 2.5-3 घंटे लग जाते हैं देने में, वो 3 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से आधा घंटे का पौना घंटे का फिर से सेशन होता है फिर से और समझाना पड़ रहा है। and this is not happening with small investors. I think हाँ this हाँ is happening बिल्कुल। with मतलब जिनके पास मतलब आज ही I was having a discussion with an investor कि वहां पे मतलब अभी नहीं बोले तो भी एक 7-8 साल से मैनेजमेंट चल रहा है, वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंड आज क्वेश्चन आया पर यार ये अपना ऑल टाइम हाई पे हमने निकाला क्यों नहीं पैसा, और अभी डाल देते ना 10% का करेक्शन हो गया, एंड द पोर्टफोलियो साइज इज गौरव, मतलब अगर हम इमेजिन करेंगे तो मतलब करोड़ ऑफ रुपीज का सिर्फ टैक्स ही आएगा उस चीज पे, कि वो कैपिटल गेन्स बुक करके एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड प्लस हाउ व्हाट आर वी एग्जैक्टली गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड हु नोज कि मतलब वो लेवल क्या था, और मतलब कौन सा बॉटम होने वाला है अगेन, मतलब सो टिपिकल अपना ऑपरेशंस टीम वाज हैविंग अ डिस्कशन, सर अब क्या करें, ये फिर से वही क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी अब क्या करेंगे, मतलब दिस इज द रीजन व्हाई दे आर पेइंग यू, सो दिस इज द रीजन यू विल हैव टू मैनेज, तो मतलब वो मतलब उस समय पे आई थिंक वो मदारी है, हम बंदर है, हमें नाचना होगा, वो फिर से वो डांस करना होगा आपको, वो डांस क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उनकी अभी, सो इट्स लाइक एंड दिस इज अनएंडिंग थिंग, सो मतलब बहुत सारे लोग कि ये जो बोल रहे हैं ना कि एआई विल कम, रोबो एडवाइजरी विल टेक ओवर, नथिंग विल, बिहेवियर कैसे मैनेज करोगे आप एआई में, बिहेवियर कैसे मैनेज करोगे, सो आई थिंक बिहेवियर मैनेजमेंट ये एक एस्पेक्ट है, तो मतलब आई थिंक मार्केट करेक्शंस विल बी मतलब वो एक नीड रहेगी फॉर मतलब कि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा होने वाला है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, बिकॉज अगर सारे के सारे रोबो एडवाइजर्स हो जाएंगे तो हु विल लूज द मनी because for somebody to win somebody will have to lose, so I think so उस एंगल से ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वही चीजें बार बार दोहरानी पड़ेंगी, so I still remember between 2015 to 2020 almost before COVID, the returns from small and mid cap were hardly 5-6% CAGR था, उसमें लोगों को समझा समझा के इन्वेस्टेड रखना वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो केस में आई थिंक उस मतलब उस केस उस वक्त तो गौरव वाज मेजरली इन्वॉल्वड इनटू एडवाइजरी ओनली कि भाई प्रिस्क्रिप्शन ले लो, ये कर लो सर, मेरा काम हो गया, मेरा क्लिनिक है, आई डोंट हैव ए हॉस्पिटल की जहां पे मैं आपको ठीक करवा के भेजूंगा यहाँ से, मेरा काम है ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये ले लो, तो आई थिंक वी हैव डन दैट एक्चुअल जो काम मतलब बिहेवियर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स थे, और उस मतलब व्हेन आई यूज्ड टू टेल देम कि सर दिस इज द बेस्ट थिंग व्हिच इज हैपनिंग टू योर पोर्टफोलियो, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 साल का है और अभी रिटर्न ही नहीं आ रही, इससे अच्छा क्या चीज हो सकता है, तो 2-3 लोग तो ऐसे देखे मेरे पास, यार ये सही आदमी है क्या, इसको सही को मतलब इसको होना चाहिए क्या, इसने मेरा मतलब इसने मैनेज करना चाहिए क्या मेरा पैसा, so I think similar kind of situations will arise again, and that's the beauty of market, so मार्केट वो आई थिंक इसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी में है ना कि मार्केट्स डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, ह्यूमन बिहेवियर्स रिपीट इटसेल्फ, तो वो मार्केट का कोई लेना देना नहीं है उसमें, ह्यूमन बिहेवियर्स का ही सारा खेल है, आई थिंक दैट विल कम अगेन इन, और हमारा मतलब अब तो मतलब उस वक्त पे तो ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कि आपको बार बार उसी ट्रैक पे, मतलब यहाँ पे वी आर हम मतलब आप लोग मदारी हो और हम बंदर है, हम फिर से आएंगे, हम नाचेंगे, हम आपको बताएंगे कि दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड,
एंड वी विल मेक इट श्योर दैट कि आप आपका बिहेवियर अच्छी तरीके से मैनेज कर लोगे एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बाय अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स. तो ये वी विल मेक इट श्योर कि ये जर्नी में वी विल कीप ऑन रिपीटिंग, हम वो डांस करते रहने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो वी विल मैनेज योर बिहेवियर्स. और दूसरी बात, एक चीज अच्छी है कि लॉट ऑफ टाइम वी आर जस्ट फोकसिंग मोर ऑन द नंबर्स की निफ्टी 11% से करेक्ट हुआ है, स्मॉल कैप 9%, 9.5% से करेक्ट हुआ है, मिड कैप अराउंड 10-10.5% से करेक्ट हुआ है. आई थिंक ये प्राइस करेक्शन से. सो सिंस सितंबर, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मार्केट्स ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए थे. वहां से अगर हम अपॉर्चुनिटी लॉस देखते हैं, so September to October 1 month, October to November 2 months, November to December 3 months, and now December to Jan almost 4 months. तो ये 4 महीने का अगर 12% का हम रिटर्न टारगेट कर रहे हैं इक्विटी में, तो हर महीने का 1% का अपॉर्चुनिटी लॉस भी वहां पे है. सो एक्चुअल करेक्शन इन द लार्ज कैप साइड वुड बी अराउंड 15%, in the small cap side it would be around 13%, and in the mid cap around 14%. That's what I think. प्राइस करेक्शन पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं. टाइम करेक्शन इज वन थिंग वी आर इग्नोरिंग. So I think ये भी एक aspect when you are having your asset allocations or when you are allocating money for your long term goals, तो उस एंगल में corrections में I will consider 15% rather than 10-11%. तो उसी तरीके से ये thoughts को भी provoke करना इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ प्राइस करेक्शन पे फोकस मत कीजिएगा, टाइम करेक्शन भी फोकस करना जरूरी है. एंड प्लस प्लीज वॉच द ईपीएस ग्रोथ कि ईपीएस ग्रोथ कैसे हो रही है, बिकॉज लुक्स लाइक Q3 शुड बी अ बेटर क्वार्टर कंपेयर्ड टू Q2. सो वहां पे ईपीएस की ग्रोथ रहेगी, बट सेंटिमेंट सबड्यूड है, उसकी वजह से प्राइस करेक्शन भी हो रहा है, और उसमें टाइम करेक्शन इज एडिंग वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट्स. अगर आप इन्वेस्टमेंट्स यहां से कंटिन्यू करोगे, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आपके कंटिन्यू रहेंगे, एसटीपी इन्वेस्टमेंट्स आपके कंटिन्यू रहेंगे, एसेट एलोकेशन अगर फॉलो कर रहे हो तो वो भी एक एंगल आपने कंसीडर वहां पे डेफिनेटली करना चाहिए. 10-15% का करेक्शन में अगर इक्विटी का एलोकेशन बढ़ना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, अगर आप एसेट एलोकेशन रिबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो. परफेक्ट. सो परिमल, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस. एक तो मतलब बाहुबली जो है वो 4.75 के आसपास पहुंच गया है वापस, राइट? जब से इंटरेस्ट रेट कट किया है दिसंबर में, वो नहीं रुक रहा. आज का देखा ना, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखे ना, सो इट इज वही तो. लोएस्ट. So I lowest है. think again, मतलब US economy is thriving. That's what they're saying. So Right. I think make America great again. MAGA is coming back. So MAGA is playing its role. So अब देखना पड़ेगा. मतलब ये कैसे अलग ही दुविधा है ना. मतलब यार खुश हो कि दुखी हो. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर कम आने ये खुशी की बात है या दुख की बात है? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मतलब सेंटिमेंट पे हम कितना ज्यादा ही चले कि ये बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है कि भाई अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो उसका इंपैक्ट पॉजिटिव हो सकता है. सो मार्केट को क्लियर सी चीज है कि भाई यार रेट कट करो और मार्केट भगाओ. दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग मोर ऑन. सो आई थिंक दैट विल नॉट हैपन सो इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स will keep US interest rates on a little higher side. That's what the predictions are coming out to be. राइट. और साथ में मतलब डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 109 प्लस चला गया है, राइट? तो ऑब्वियसली मतलब मेरे को लगता है कि एफआईआईज क्यों पैसा निकाल रहे हैं, उसका कोई मतलब ये सिंपल सा आंसर है कि 10 ईयर जीसैक 4.75, डॉलर इंडेक्स 109, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही लुक्रेटिव है ही नहीं कोई भी और मार्केट एक्सेप्ट यूएस करंटली, राइट? बट तो वो भी गौरव अभी अगर टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में जो होल्डिंग है एफआईआईज की, उसके कंपैरिजन में क्या तो वो निकाल रहे हैं और क्या तो मतलब आई थिंक see I strongly feel कि these are cycles, markets will repeat itself या behavior जो भी हम बोल सकते हैं. बट जिस तरीके से एक साल में आपको अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स आए, मतलब अगर यही हम 4-6 महीने पहले बात कर रहे थे तो वहां पे एक साल के रिटर्न 40-40, 50-50, 60-60% के रिटर्न्स दिख रहे थे हमें. सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट वाज मतलब जो जितना ऑब्जर्वेशन मार्केट का किया हुआ है, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड बाय दीज काइंड ऑफ कंसोलिडेशंस एंड दीज विल कीप ऑन हैपनिंग. अब उसमें नहीं रिएक्ट करना यही इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट होगा उनका. एंड आई स्ट्रांगली फील दैट कि दे शुड keep on managing their behaviors and stay invested on their long term investment path. Right. और दूसरा क्वेश्चन मेरा था परिमल, अभी जैसे अभी आज ये भी चीज है हो गई है, ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट $80 टच हो गया है फिर से,
राइट? तो Yes. मतलब वही सब चीजें, मतलब आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि दीज आर साइकिल्स विच हैपेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? तो ये सब चीजें आपको समझनी है कि देर आर सम नेगेटिव ग्लोबल सिनेरियोज आल्सो। ऑब्वियसली इंडियन की जो इकोनॉमी है उसमें भी एक स्लो डाउन दिख रहा है, राइट? और काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स कट, अब ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल सिनेरियोज वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, नॉट जस्ट द इंडिया ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, राइट? बट ये सारी चीजें जो होती है ये साइक्लिकल हैं, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एकदम से चीजें सिनेरियो चेंज हो जाती है। यही 6 महीने पहले हम यही बात कर रहे थे, आई वॉज लाइक लिसनिंग टू इंटरव्यूज और लोग कह रहे थे कि दिस नथिंग नेगेटिव, सब कुछ ही अच्छा है, तो इसलिए मार्केट भाग रहा था, हर चीज अच्छी आ रही थी, मतलब 60 का पीएमआई आ रहा था, आईआईपी जबरदस्त, सब चीजें जो भी चीज नंबर आ रहे थे सब जबरदस्त नंबर आ रहे थे। और अब अचानक से यू कैन सी कि एवरी इन जस्ट 6 मंथ्स, मतलब लेस देन 6 मंथ्स एक्चुअली, एंड हाउ द मार्केट हैज चेंज, राइट? कि जी सेकअप वापस 5 के आसपास 4.75 हो गया है, राइट? फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर डॉलर भी बढ़ गया है, और फिर इंडियन इकोनॉमी भी स्लो हो रही है। नंबर्स अभी पीएमआई जो 60 पे आ रहा था वो 57 के आसपास आ रहा है। तो दिस इज हाउ द सिनारियोज चेंज, नंबर्स चेंज, नरेटिव्स चेंज, राइट? और एकदम से वो मार्केट पे इम्पैक्ट आता है चीजों का। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म में कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि थिंग्स चेंज सो फास्ट, जस्ट यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितनी फास्ट चेंज हो रही है। तो इसीलिए यू हैव टू बी लॉन्ग टर्म फोकस करके, ये सारी चीजों को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले 1 महीने में क्या है, अगले 15 दिन में क्या है, कल क्या है, राइट? एवरीवन जस्ट, आपको बस ये है कि अपना नॉर्मल घोड़े की तरह एक आगे देखते रहो, चलते रहो, एसआईपी करते रहो, इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करते रहो, दैट्स व्हाट द मंत्रा इज, एंड यू विल गेट गुड, एक बार आएगी साइकिल वेयर यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। और ये आई थिंक मतलब अभी व्हेन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद एन इन्वेस्टर, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिव्यू चल रहा था टिपिकल, मतलब अब नाउ एवरी डे आई थिंक 4-5 रिव्यूज तो होने ही वाले, सो वी नो दैट। सो राइट। टिपिकली इन्वेस्टर जब वो रिव्यू चल रहा था, जो इन्वेस्टमेंट्स टिपिकली अपने ऑल कैटेगरीज ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। सो सीएजीआर वाज क्लोज टू अराउंड 20-21%। ऑब्वियसली मतलब पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं एसआईपी वैसे कहीं कहीं बहुत, मतलब साइज, मतलब बेंचमार्क को बीट करके सारे नंबर्स आ रहे थे। तो जब वो 20-21% का रिटर्न देखा तो ही वाज डिसअपॉइंटेड, मतलब डिसअपॉइंटेड इन द सेंस, यार अपना तो गिरा ही नहीं, मतलब कुछ सीएजीआर ज्यादा चेंज ही नहीं हुआ इसमें। मतलब सर ये खुशी की बात है, ये दुख की बात है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? नहीं नहीं, मुझे लगा यार 10% मार्केट गिर गया तो मुझे लगा अपना, सर अपना जो सीएजीआर है, सो वी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट नाउ 11-12 ईयर्स, उस एंगल में आपने रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए भी है, सो वो सारी चीजें प्लस कोविड के बाद भी अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहे, तो वहां से लेके तो 30-35% का सीएजीआर भी हमने कहीं कहीं पे देखा हुआ है। तो उस केस में इतना लंबा होल्डिंग हो चुका है कि 10% का फॉल मार्केट में आपके ओवरऑल सीएजीआर को ज्यादा नीचे लेके नहीं जा रहा है। सो 0.7 या 0.8% का इंपैक्ट हुआ उस केस में। सो आई थिंक ये चीजें जो है ना, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी आर सेइंग कि भाई ये एसआईपी करो, ये सारी चीजें करो, उसमें टिपिकल इंजीनियरिंग माइंड्स जो हमारी भी है, मतलब नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दे आर क्वेश्चनिंग अस कि ऐसा कैसे, ये कैसे होगा, सीएजीआर एक्सआईआरआर ये वो फलाना ढिमका, ऐसा करो वैसा करो, उसको सही डेट निकालो एसआईपी की, ये सही डेट है, मैंने देखा है, मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाए। तो मैथमेटिक्स वगैरह सब लाके मतलब उसको उस आर्ट को साइंस बनाया जा रहा है, एंड आई थिंक वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको ये चीजों को ना, हमने ये चीजें जी है इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये, ट्रू। मतलब अगेन, मतलब प्लीज डू नॉट कंफ्यूज अस विद एज एन यूट्यूबर्स। हम बहुत एक्सीडेंटली यूट्यूब पे आए, यूट्यूब से हमारा कोई दूर दूर तक का कोई लॉजिक नहीं था यूट्यूब पे आने का। मतलब बिलीव मी, अगर 10 साल पहले मुझे बोला जाता कि भाई यू आर गोइंग टू बी यूट्यूब पे वेरी फेमस एंड लोग ऐसा तुम्हें फॉलो करेंगे, तो बिलीव मी मैं हंसता आप लोगों को। यूट्यूब का वीडियो शुरू, मतलब जब डिसीजन हुआ था तो कोई दूर दूर तक कोई ऑप्शन नहीं था कि परिमल आडे इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, जब हमने शुरुआत की थी। ट्रू। सो आई थिंक ये बहुत एक्सीडेंटली सारी चीजें हुई है। सो प्लीज, मतलब हम ये चीज को हम कर रहे हैं इतने सालों से, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम व्हाट वी आर फीलिंग कि द पीपल विथ 20-30 years of experience
या फिर जो रिटायरमेंट के नजदीक है या फिर 40-45 प्लस है कि जहां पे एक साइजेबल कॉर्पस बन चुका है, they are getting more and more connected with us, but retail investors are not getting connected with us. So because वहां पे वो एक रात में पैसा डबल करने वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं नजर आ रहा है यज्ञ के चैनल पे कि मतलब कैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स लाए। अब हम यही समझा रहे कि नहीं वैसा होता नहीं है। सो बट स्टिल इट इज नॉट लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। मतलब आज भी हम स्मॉल पोर्टफोलियोज को ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश में कैसे रिटेल इन्वेस्टर ब्लंडर कर रहे हैं और उसकी केस स्टडीज हम आज भी देख रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें देखो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। सो ये जो फेजेस रहेंगे, ये बेस्ट फेजेस रहेंगे एक्विजिशन के लिए, ये फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं आप लोगों को, बिलीव अस, बट आई थिंक इसमें लगे रहना है वो चीज पे, एंड यू विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूज पोर्टफोलियो अगर ये फेजेस में आपने अपने एक्विजिशंस जो है वो अच्छी तरीके से करते रहे आप तो। ट्रू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं परिमल। आई थिंक क्वेश्चंस लेने, तो आई विल जस्ट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। Hello Parimal sir, have received 18 lakh invest lump sum amount. Can I invest it in one go in core MF instead of STPs? Will it help in same way as Horizon is 8+ years? Again, मतलब ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, बट STPs इज अ बिहेवियरल मैनेजमेंट टूल। मतलब अगर हम ये थॉट से देंगे ना कि STPs से क्या रिटर्न ज्यादा आते हैं, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। STPs से अच्छा लगता है मन को कि भाई ठीक है, मार्केट अगर गिर गया तो मेरा पैसा अभी भी डल रहा है, राइट, गिरी हुई मार्केट में भी, और मार्केट उठ गया तो थोड़ा तो डला था नीचे मार्केट में। तो ये एक बिहेवियरल मैनेजमेंट टूल है। अब 8+10 साल प्लस होराइजन में अगर कोई पूछेगा कि मैंने 6 महीने की एसटीपी की थी और किसी ने लमसम डाला था, तो आई डाउट कि आपको 8-10 साल के बाद अगर आप देखोगे और अगर एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करोगे तो शायद कुछ मतलब वही है, जैसे बेसिस पॉइंट्स में डिफरेंस आने वाला है रिटर्न्स का। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, वो हम बोलते हैं अपना आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता नहीं है। वो सब दिमाग में यही है कि अगले साल अरे कितने रिटर्न आए, अरे बेंचमार्क बीट नहीं हुआ, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, यही होता है। तो इसीलिए एसटीपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, अभी 6 महीने पहले मैंने जिसके प्लान्स बनाए थे, जिनके एसटीपी चल रहे, मार्केट 10% डाउन है, निफ्टी नेक्स्ट 50 18% डाउन है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जिसने अगर उस टाइम में लमसम डलवा देता, तो ये हो सकता है कि एक आध दो आदमी कहते थे मार्केट तो जुआ है, बेकार है, पर गौरव को तो कुछ आता नहीं है, इसको क्या पता इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, और वो भाग जाता है वहां से। लेकिन अब एसटीपी कर रहे हैं तो मार्केट 10% डाउन है, वो 2-3% डाउन है, क्योंकि एसटीपी चल रहा है, भी डेट पे पैसा पड़ा हुआ है, तो उनके मन में शांति है, ठीक है, कि यार चलो एक मार्केट गिरी है तो भी एसटीपी चल रही है, मार्केट में पैसा जा रहा है। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो इट इज अ बिहेवियरल मैनेजमेंट टूल। इसीलिए वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप अगर बड़ा लमसम आया है तो एसटीपीज डालो। और हमारा तो मोस्टली प्रिंसिपल यही रहता है कि लमसम अगर बड़ा आया है, डेट से पैसा आया है या फिर कुछ बोनस वगैरह आया है, तो पुट इट इन लमसम एंड डू नॉट पुट इट इन एसटीपी फॉर्म एंड डू नॉट पुट लमसम, बिग लमसम इन द मार्केट। तरुण जी का क्वेश्चन है, इज इट एडवाइजेबल टू शिफ्ट टू पीएमएस? मोस्ट ऑफ देम प्रॉमिस 30% plus CAGR. Currently have 80 lakhs in MF and stocks. They charge 2.5% plus capital gain impact. Will there be impact will be there if I shift? I'm 38 and risky investor. So don't become a risky investor, become an aggressive investor. So risky investor क्यों बन रहे हो? Risky investor ये word मतलब थोड़ा सा risky है आपके लिए. So please don't do that. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ देम प्रॉमिस 30% plus CAGR. If they are promising 30% plus CAGR, it is time to approach SEBI. कि they are promising 30% CAGR, what should I do? I think SEBI will take that right action if they are promising 30% plus CAGR. So I think these kind of promises and all those things are completely invalid, believe me. मतलब अगर उनके भी कंप्लायंस को आप पूछोगे, वो जो भी पीएमएस है, जो सेल्स पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है, तो आई थिंक कंप्लायंस बोलेगा भाई क्या कर रहे हो तुम, सेबी का मतलब डंडा चाहिए क्या तुम्हें ये सब चीजें करने के लिए? सो प्लीज डोंट फॉल प्रे टू दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली बिलीव इन दीज थिंग्स. पीएमएस ऐसा अलग से कुछ नहीं कर सकता.
जो म्यूचुअल फंड कर रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड जो कर सकता है वो पीएमएस नहीं कर सकता, ये हम बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज अ नॉन पूल अकाउंट, सॉरी पूल अकाउंट, एंड पीएमएस इज अ नॉन पूल अकाउंट, वो इंडिविजुअल बेसिस पे, एंड दैट्स व्हाई ये कैपिटल गेन वगैरह, हायर एक्सपेंस रेशियो एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड मिनिमम टिकट साइजेस का. So again, repeating the same thing, mutual fund is a good product for retail investor, and that's why it is the best product for HNI investor. ये सेंटेंस को आप फिर से एक बार शांति से सोच समझ के देख लो. आई थिंक यू विल फाइंड योर आंसर कि क्या नहीं करना है और क्या करना है. 80 lakhs इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स. आज ही मैं एक प्लान पे डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो वहां पे वो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने 2000, आई थिंक वो एक्सेल शीट भी मेरे सामने होगी, ऑब्वियसली आई विल नॉट शेयर, बट मैं नंबर्स आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये शेयर कर सकता हूँ. सो वो इन्वेस्टर थे, उन्होंने 2019 से इन्वेस्टमेंट शुरू किए थे, एंड रेगुलर बेसिस पे दे आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, एंड वहां पे जो टोटल पोर्टफोलियो है वो मतलब थोड़ा नंबर ट्वीक करूंगा, हो सकता है ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा या फिर डिवाइडेड बाय 2 होगा. सो वो पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 10.72 CR का वो पोर्टफोलियो बन गया है विद 16% XIRR. 10.76 CR का करोड़ का वो पोर्टफोलियो बन गया है. अब वही चीज हमने की कि भाई यही इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और उसी रिस्क प्रोफाइल में हम ये इन्वेस्टमेंट जैसे आपने की है उस हिसाब से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट टू नॉट वेरी रोजी म्यूचुअल फंड्स की टॉप परफॉर्मिंग. हमने एक एवरेज परफॉर्मिंग कैटेगरी, एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस को हमने सिलेक्ट किया और फिर उसमें सारे कैलकुलेशंस किए. तो उस केस में वो जो पोर्टफोलियो का वैल्यू बन रहा है, that is coming out to be around 14.69 CR. कितना? 14.69 CR. So एक जगह पे 10.72 CR है और एक जगह पे 14.7 CR ऑलमोस्ट. सो CAGR टर्म्स में पहला जो CAGR था स्टॉक्स पोर्टफोलियो वाला, दैट वाज अराउंड 16%, एंड तो आप बोलोगे 16% बुरा नहीं है, बट वही म्यूचुअल फंड में CAGR 30% आ रहा था, बिकॉज इसके बीच में कोविड का फॉल आया था, उसमें भी उन्होंने रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स किए थे, बट वो डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे थे, और उसके बीच में उन्होंने ट्रेडिंग भी की, ट्रेडिंग इन द सेंस बाइंग सेलिंग भी किया था, तो उस पे उनको कैपिटल गेन्स भी बुक करना पड़ा. तो ये सारी चीजें, उस पे टैक्स भी आया. सो ये सारी चीजें मतलब CAGR टर्म्स में देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 13.5%. सो ये चीजें समझो, ये सारी चीजों को. इफ यू आर गेटिंग ऑल योर आंसर्स, इफ यू आर गेटिंग ऑल योर गोल्स फुलफिल्ड, देयर इज नो नीड टू गो इन स्टॉक्स. बिलीव मी, अगर आप सही में सोच रहे हो कि पार्ट टाइम स्टॉक करके आप आउट परफॉर्म करने वाले उस फंड मैनेजर को, तो आप जिस करियर में हो वो करियर आपने छोड़ना चाहिए और फंड मैनेजमेंट के करियर में जाना चाहिए, बिकॉज यू आर आउट परफॉर्मिंग देम. देन यू आर रिक्वायर्ड देयर एंड दोज पीपल शुड बी डूइंग योर वर्क. बट अगर प्रैक्टिकली वो नंबर्स काफी लोअर है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, then there is no problem in accepting that boss उसका काम है वो, उसका कोर कॉम्पिटेंस है वो, and he is generating good alpha compared to what I am doing. So I think there is no problem going with that. So ये सिंपल सॉल्यूशन है. यहाँ पे कहाँ किसी के ईगो बीच में आने चाहिए. What is the point in doing that? और हमें कौन सा ऐसा बहुत बड़ा मतलब उसमें हम ये पॉइंट प्रूव करना चाहते कि देखा हम कितने होशियार है, हमने आपकी गलती निकाली. नहीं, there is no point in doing that. But please follow a proper financial planning approach, और फाइनेंशियल गोल अचीव करने में म्यूचुअल फंड का सहारा लेने में कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता. अगेन रिपीटिंग द थिंग, because it is good for retail investors, that mutual fund product, and that's why it is best for HNIs. True. तरुण जी का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो हो गया ना? नहीं, दिस इज I am model portfolio subscriber. The total portfolio of me and spouse combined is around 1.2 crore, out of which equity are around 80 lakh rupees. तो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 1.2 CR है इक्विटी, मतलब स्टॉक्स प्लस MF होगा ये, MG I am assuming, right? तो which is around 80 lakh rupees. मतलब आई डोंट नो, मैं तरुण ये आपकी एज वगैरह के गोल्स वगैरह के हिसाब से अगर आपको लगता है कि दिस मच इक्विटी एलोकेशन मोस्टली शुड बी गुड, आपकी फोटो में तो आप कभी यंग लग रहे हो, तो अज्यूमिंग कि दिस इज एज पर योर फाइनेंशियल प्लान एंड एवरीथिंग,
तो आपको लगता है कि दिस इज इक्विटी, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो यू आर फॉलोइंग, मतलब आई डोंट नो विच वन यू आर फॉलोइंग, बट आप उस हिसाब से देखिए कि इक्विटी एलोकेशन सही है क्या. टिपिकली ट्राई कि एक ही कोर पोर्टफोलियो फॉलो कीजिए, तो वैसा चीजें आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर डूइंग. डीपी राठी जी का क्वेश्चन है, एज 35, माय टोटल कैश सेविंग्स इन इज 2 crore इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, पीएफ एंड एफडी एंड 2 flats in Pune and 2 houses in Konkan. Can I think of early retirement? Definitely you can think of early फाइनेंशियल फ्रीडम. रिटायरमेंट ये वर्ड मत यूज कीजिए. आज ही एलएनटी के सीईओ के हमने डिस्कशंस देखे हैं. आफ्टर 70 आवर्स नाउ वी आर डिबेटिंग अबाउट 90 आवर्स. जोशमा होश खो दिया, थोड़ा सा सेंटेंस जोश में बोल दिया, उनको लगा इंटरनल बात हो रही है, वो कब वायरल हो गया पता ही नहीं चला. ऑब्जेक्टिव वाज नॉट बैड, बट द वे ही डिलीवर्ड, आई थिंक दैट गॉट wrongly delivered. So I think वो चीज है. बाकी आई थिंक यू कैन डू योर कैलकुलेशंस. रिटायरमेंट एक वन गोल है, बट उसके अलावा अगर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप पे, तो प्लीज क्वांटिफाई ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स, एलोकेट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स टू दीज गोल्स. इफ यू फील दैट कि सारी चीजें आज भी रिटायर होके वो सारी कवर कर सकते हो, so there is no problem in not working for money, but keep yourself busy, और उसके वजह से monetary gains होते हैं, so there is no problem with that. So I think this is the approach I think we should have. Otherwise Chinese will keep on going ahead of us. Is Motilal Oswal Flexi Cap considerably risky? I'm sure because it is highly focused. Is it not overvalued as of now and risky? नहीं, तो ऑफ कोर्स देखो ये चीज आपको समझनी ही है कि विद कंसंट्रेशन कम रिस्क, राइट. और टिपिकली मोतीलाल ओसवाल एज अ फंड हाउस टेक्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स. मतलब उनके मिड कैप वगैरह में भी शायद मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही 25-30 स्टॉक्स हैं, राइट. तो दे ओवरऑल एंड दैट उसको उनका बेनिफिट भी मिला है. लास्ट 1 year में आई थिंक दे हैव सम ऑफ देयर फंड्स हैव डन एक्सेप्शनली वेल एज वेल. तो ये चीजें आपको समझना है कि वो चीज तो रहेगी ही, राइट. कोई भी फंड है, जैसे फोकस कैटेगरी में इफ वी सी, फोकस कैटेगरी मतलब 1-2 साल बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती है, और 1-2 साल ऐसा होता है कि कोई भी फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो दिस इज एक टिपिकल रहेगा. जैसे जैसे ये फंड्स का एयूएम बढ़ेगा, तो दिस रिस्क कीप ऑन इंक्रीजिंग, द कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. तो आपको समझना है कि इफ यू आर अ हाई रिस्क इन्वेस्टर, देन ओनली वी शुड बेसिकली ऑप्ट फॉर सच फंड्स एंड फंड हाउसेस, बिकॉज ये इसी तरह के रहते हैं. दे डू इधर वेरी वेरी वेल, एंड इफ दे डोंट डू वेल, इनके 4-5 अगर बेट्स गड़बड़ हो गई क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो उतना ही नीचे भी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इज देयर, राइट. सो अकॉर्डिंगली इफ यू आर अ वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर, मतलब आप फ्लेक्सी कैप में भी एक हाई रिस्क फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर सच फंड्स, बट सी द कैलेंडर रिटर्न्स, सी हाउ कंसिस्टेंट दे हैव बीन, राइट. तो उस हिसाब से ही डोंट, अगर 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे फंड्स या फंड हाउस नहीं सिलेक्ट करना चाहिए. वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ये चीज बहुत बार हम गलती करते हैं कि लास्ट 1 year, अभी जैसे क्वांट के साथ देखिए आप, मतलब कंसिस्टेंटली आप देखो आप ये सारी चीजें. तो मैं यही कह रहा हूं, आप दिस इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट, दिस प्रॉब्लम वी ऑल आर वी डू. लास्ट 1 year के रिटर्न अच्छे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेलिंग रिटर्न 135 टिपिकली अच्छा हो जाता है अगर 1 बहुत अच्छा है तो, एंड देन वी थिंक ये बहुत ही अच्छा फंड है. कैलेंडर रिटर्न्स ही देखने चाहिए, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से ही कॉल्स लेनी चाहिए. रोलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर रिटर्न्स आर ए मच 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 बेटर वे टू अंडरस्टैंड हाउ द फंड्स परफॉर्मेंस इज रादर देन ट्रेलिंग रिटर्न्स. और यही होता है कि रिसेंसी बायस के चक्कर में हम इन फंड ले लेते हैं, और टिपिकली उस टाइम वो बहुत अच्छा होता है, फिर फंड अच्छे नहीं होते, फिर हम वही बोलते हैं कि फंड अच्छा नहीं है, मेरा सिलेक्शन गलत हो गया, ये हो गया. तो फिर दिस इज हाउ नॉर्मली पीपल डू मिस्टेक्स. मंगेश जी का क्वेश्चन है, आई एम 32 एंड करेंटली इन्वेस्टिंग 50,000 rupees a month through SIPs. Additionally, I have a corpus of 50 lakhs that I would like to invest in mutual funds. How to deploy this amount? Horizon 15 plus years. So definitely good. Horizon 15 plus years मतलब आप किसी ना किसी फाइनेंशियल गोल से इसको लिंक कर रहे हो. सो अगेन, जैसे थोड़ी देर पहले गौरव ने आंसर दिया था कि आपके पास लमसम है तो उसको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए. सो अगर यही चीज आप 4 महीने पहले पूछते जब मार्केट वाज एट एन ऑल टाइम हाई, तो हम बोलते कि भाई इसको पूरी तरीके से एसटीपी लगा दो. बट अब जब हम 10% का प्राइस करेक्शन, 4% का टाइम करेक्शन देख रहे हैं, 14% 15% का करेक्शन ओवरऑल प्राइस प्लस टाइम का हुआ है, तो उस केस में अगर 25-30% लमसम ऑफ दिस अमाउंट यू वांट टू पुट इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स डिपेंडिंग ऑन द होराइजन, अगर आप ये करते हो
और उसी के साथ एज एसटीपी लगा दो, उसका 9 मंथ्स का एसटीपी अगर आप लगा दोगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ राइट अप्रोच। इन बिटवीन अगर आपको फिर और 10% का टाइम प्राइस करेक्शन दिखता है तो वहां पे और एक 25% का आप एक ट्रांच और ऐड कर सकते हो। आर वी सेइंग दैट कि नहीं दिस इज द बेस्ट सिनारियो? नहीं, अगेन जैसे बोला था गौरव ने भी कि बिहेवियर मैनेजमेंट एस्पेक्ट में आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू डू दैट कि मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि बस गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए। सो इट्स नॉट दैट कि ऐसा नहीं हुआ है, बट यहाँ वो सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करके ओवरऑल पहले डीआईएस में कैसे फ्लो आते थे, अब कैसे आते हैं, तो ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल नजर नहीं आता फॉर द मार्केट बिकॉज कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है। सो अदरवाइज जिस तरीके के आउटफ्लोज हमने 2021 एंड से शुरू देखे थे हमने टिल ऑलमोस्ट 2022 मिड 2023 तक, तो उस केस में एफआईएस ने जो एग्जिट लिए थे उसमें तो मार्केट 40-50% गिर जाना चाहिए था, बट इट डिड नॉट हैपन बिकॉज अब डोमेस्टिकली हम काफी वाइब्रेंट बन चुके हैं, तो फ्लोज वहां पे काफी अच्छे। सो उस एंगल से 25-30% लमसम करके बचा हुआ अगर आप एसटीपी से जाओगे, आई थिंक दैट वुड बी अ राइट अप्रोच टू फॉलो। Investing through SIP in Axis Midcap since 2021, it's to 11% of my portfolio. It has been underperforming but picking up in last 1 year. Should I replace it with other midcap fund? So I think you have already answered this in the question itself कि it is performing decently well in last 1 year. तो अब कोई चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं है, और वो जो करना था वो आई थिंक वो हमें 2022 में जब इशू आया था तभी वी शुड हैव, मतलब आइडियली अगर हमें करना चाहिए था, बट आई थिंक नाउ ऑलमोस्ट 2.5 years have passed, things have improved, performances overall थोड़ा फंड हाउस की improve हो गई हैं. Hopefully that is past them, the issues which they had of front running, that is past them, right? तो मुझे लगता है कि मतलब अभी कोई सेंस नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, परफॉर्मेंस को थोड़ा क्लोजली वॉच करते रहो, वो जरूरी है, राइट? कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें थोड़ा सा देखते रहो, अगर आप ईयरली देखते हो तो थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजों को देखते रहो, बट आई डोंट थिंक कि इफ द परफॉर्मेंस इज डिसेंटली वेल, आई नो लास्ट 1 year में तो एक्चुअली it has decently performed, तो कोई पॉइंट नहीं है on changing the fund right now at all. शिरीष गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर माय यूलिप लॉक इन पीरियड इज ओवर, शुड आई रिमेन इन्वेस्टेड एज इट डज नॉट हैव टैक्स इम्प्लीकेशंस? थैंक यू। सी, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू गेट गुड रिटर्न्स, टू अचीव द डिजायर्ड रिटर्न एंड अचीव द फाइनेंशियल गोल, एंड प्लस it should beat the benchmarks also or category average wherever whichever category you are investing into. अगर ये सारी चीजें भी हो रही है उसके साथ, उसके बाद आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट सिर्फ टैक्स एडवांटेज मिल रहा है ये ऑब्जेक्टिव रख के अगर आप ये डिसीजन लोगे, सो दैट विल नॉट बी राइट। सो प्लीज जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उसमें एक्चुअली कितना सीएजीआर आया है या एक्सआईआर आया है, उसी का कंपैरिजन उसी कैटेगरी के ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के साथ भी करो, बेंचमार्क के साथ भी करो, एंड देन डिसाइड। टैक्स एडवांटेज शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर टू स्टे इन्वेस्टेड और टू रिमूव दैट मनी। Paribal, this is I think for you. You made my life very boring and productive after 1-to-1 session. सब पैसा SIP में थ्रू जा रहा है as per your device, कुछ बचा ही नहीं स्विंग खेलने के लिए। So we will take it as a compliment. So it's good that because boring is more effective. So बस आप जैसे डिस्कशन हुआ था आपका कि सेविंग्स को बढ़ाते जाओ और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते जाओ, अचीविंग गोल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। Are you taking? Should I take? Yeah, no, I'm taking. Again, this question keeps on coming. How important is it to have geographical diversification when it comes to personal finance, and should we invest in the US market? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि with all the biases we have, obviously we are in India and we typically invest in Indian markets, right? Or with all the restrictions now mutual fund has, तो मतलब we are not a person, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत जरूरी है, बट हाँ अगर पोर्टफोलियो साइजेस आर वेरी बिग, राइट, यू वांट डाइवर्सिफिकेशन, आपकी रिस्क प्रोफाइल इस तरह से है, एक टिपिकली एसेट एलोकेशन अप्रोच आप एक फॉलो करना चाहते हैं, राइट, विद ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया, राइट, तो हम वो सारी चीजें देख के हमें तभी एलोकेशंस लेने चाहिए जब एक पोर्टफोलियो साइज एक
मतलब इतना बड़ा है कि यार सब मेजर कोर गोल्स तो आराम से कंप्लीट हो रहे हैं, राइट, एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन डेवलप हो रहा है, और फिर अब उसमें थोड़ा बहुत एलोकेशन आई वांट टू जस्ट डाइवर्सिफाई जस्ट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोस टाइप्स। तब हम ये सारी चीजें मेरे को लगता है ज्यादा डिस्कस करते हैं। टिपिकली नॉर्मल सिनेरियोज में एक मतलब जिसमें गोल्स जस्ट मीट हो रहे हैं या ओके टाइप मीट हो रहे हैं, या मतलब नहीं मीट हो रहे हैं, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हमारे पास, मतलब with all the, as I said, with all the problems and not easy to invest in such funds, looking at all those problems, so typically currently we are not advising people to invest in such markets। और जैसे परिमल ने इनिशियली भी जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो यूएस मार्केट्स आर सीम्स टू बी वेरी ओवरवैल्यूड करंटली। ओवरऑल जैसा लग रहा है 65% एलोकेशन है ओवरऑल वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का, विच हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री, राइट, कि एक ज्योग्राफी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। बट ठीक है, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे उसमें प्रो, मतलब लोगों के एक आर्ग्यूमेंट्स आएंगे कि वो ऐसा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, अर्निंग ग्रोथ है, ये वो, आई अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट मतलब अगर हम वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझें और ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशन टू इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया समझें, तो उसमें मुझे लगता है कि इट डजंट मेक टू मच सेंस अनलेस एंड अनटिल वी हैव, लाइक आई सेड, कि वो केसेस वेयर द पोर्टफोलियो साइजेस आर वेरी बिग। नील जी का क्वेश्चन है, एवरीवन एडवाइजेस टू डू एसआईपी बट माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रिटायरमेंट एट एज ऑफ 55 और 60 what is the best way to withdraw the amount from mutual fund, and also how to withdraw if a goal is already achieved before time? See, I think अगर पहले मतलब लास्ट वाला पोर्शन का आंसर देता हूं, अगर गोल अचीव हो गया है बिफोर टाइम, देन तो वो पैसा जो भी गोल का अमाउंट है, दैट मनी कैन गो इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी। वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए हमने दूसरा। Why to have that money into a volatile asset class when we know that the goal has been achieved and it is next 2 to 3 years that money is required? तो उस केस में तो मुझे श्योरिटी चाहिए कि भाई मैं फिक्स इनकम सिक्योरिटी में रख के भी अगर वो गोल का पैसा मेरे पास है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द सक्सेस ऑफ योर इक्विटी इन्वेस्टिंग और एसआईपी इन्वेस्टिंग। नाउ द सेकंड पार्ट कि 55 टू 60 वाला जो एसआईपी का किया है रिटायरमेंट के लिए, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको कैसे विड्रॉ किया जाए। सो आई थिंक लास्ट सत्संग में भी हमने बात की थी कि एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटेजी जो है वो बकेट स्ट्रेटेजी के फॉर्म में आपने यूज करनी चाहिए। अभी जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग के डिस्कशंस होते हैं स्पेसिफिकली विद दोज पीपल हु आर सैलरीड पीपल, और वहां पे ईपीएफ वगैरह के कंट्रीब्यूशन उनके चल रहे हैं, सो उस केस में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो बकेट स्ट्रेटेजी हम बात करते हैं कि भाई आपके पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक पोर्शन अराउंड 20-25% ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी, बिकॉज managing your retirement corpus is not about parking everything into FD or a debt fund or a fixed income security, because retirement is all about, अभी आपने बोला है 55 का रिटायरमेंट एज, सो अगर आपका 55 का रिटायरमेंट एज है और आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85-90 की रखी है, इसका मतलब यह हुआ कि 30-35 साल के लिए वो पैसा आपको इनफ होना चाहिए। और वो अगर 30-35 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और उसमें आप सोच रहे हो कि आप पूरा पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटी में मूव करोगे, आई थिंक दैट विल टर्न आउट टू बी अ ब्लंडर। या फिर आपके पास इतना जबरदस्त पैसा होना चाहिए कि 5 से 6% का भी पोस्ट टैक्स रिटर्न शुड बी मोर देन इनफ टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट फॉर नेक्स्ट 30-35 ईयर्स। तो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट सेइंग कि नहीं 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 आप तो आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आपने इक्विटी में ही जाना चाहिए। नहीं, अगर यू कैन अफोर्ड टू हैव इन्वेस्टमेंट्स इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी, यू कैन डू दैट। बट अगेन कमिंग बैक टू द नंबर कि मूवमेंट का जो एंगल है, उस वक्त पे जब आप रिटायरमेंट नजदीक आएगी आपकी, उस वक्त पे आपको ये देखना है कि आपके पास ऑलरेडी इनबिल्ट डेट कंपोनेंट कौन से है। कि आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एलोकेशन बहुत ज्यादा है, कि आपको ग्रेचुटी का भी पैसा आने वाला है, सुपर एन्युएशन का भी पैसा आपको आने वाला है, तो वो पोर्शन आपका डेट का पोर्शन बनेगा पोस्ट रिटायरमेंट। सो उसको पहले डेट की बकेट स्ट्रेटेजी में 1 से 5 साल की जो बकेट स्ट्रेटेजी है उसमें आपको इन्फ्यूज करना है। और अगर एसआईपी वे से इक्विटी का पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू विड्रॉ आल्सो फॉर रिटायरमेंट स्पेसिफिकली। ये चीज को अच्छे से समझो। वी हैव रिटन अ वेरी गुड बुक ऑफ हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस। सो वहां अगर वो देखोगे तो उसमें ये स्ट्रेटेजी समझाई हुई है, सो उसको यूज करो। सो डेट का पोर्शन कितना होना चाहिए, इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, 20-25 साल का अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास, यानी कि बिहेवियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, सो देन व्हाई डू यू वांट टू विड्रॉ एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट?
इफ यू कैन अफोर्ड टू विड्रॉ यू कैन डू दैट, बट बिलीव मी अगर आपके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है यू विल नॉट विड्रॉ बिकॉज यू नो हाउ टू मैनेज योर बिहेवियर. सो अगेन कि बाकी ये रिटायरमेंट के बारे में हमने बोला है, बट बाकी गोल्स के लिए अगर गोल अचीव हो गया है, पैसा उतना बन चुका है, तो उसको फिक्स इनकम सिक्योरिटी में मूव करो. बट रिटायरमेंट एक ऐसा डायनेमिक गोल है जो आपको 30-35 साल के लिए चलाना है. और इस दुनिया में ये जो नई दुनिया है उसमें एवरीबॉडी वांट्स टू रिटायर एट 40-45 एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लिव एट टिल 85-90. सो वो समझिए चीजों को कि कैसे आपको लॉन्गेस्ट फेज मैनेज करना है, शॉर्टेस्ट वर्किंग लाइफ है आपकी कंपेयर टू दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन वर्क कल्चर. सो आई थिंक ये चीजें समझनी पड़ेगी और उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ेगा. तो इसका आंसर ऐसा नहीं है कि मतलब 2-3 साल पहले निकाल दो और डाल दो पूरा डेट में. नो, नॉट लाइक दैट. कुछ स्पेसिफिक गोल्स के लिए वो हो सकता है, बट रिटायरमेंट गोल के लिए बहुत डायनामिकली आपको आपका पैसा मैनेज करना होगा. राम कुमार जी का क्वेश्चन है, हाय सर, आई एम फॉलोइंग ग्रोथ पोर्टफोलियो एंड नाउ आई हैव सम लमसम अमाउंट व्हिच इज इक्वल टू 1/3 ऑफ माय पोर्टफोलियो, हाउ शुड आई डिप्लॉय दिस फंड, थैंक्स सर. तो लाइक राम जी, अभी इनिशियली भी हमने बताया कि अगर लमसम है और बड़ा लमसम है, लाइक यू साइड की 1/3 है ऑलमोस्ट आपके पोर्टफोलियो का, तो एसटीपीज के थ्रू, मतलब एसटीपीज मतलब एक लिक्विड फंड में या डेट फंड में, या आप एक मतलब अपने सेविंग्स, अगर हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट है उसमें पैसा रख के एंड देन कीप ऑन शिफ्टिंग दैट अमाउंट विद इन, मतलब डिपेंडिंग ऑन रिस्क प्रोफाइल, राइट, कि वो 3 मंथ्स में जाएगा या 6 मंथ्स में जाएगा. अभी जैसे मार्केट है तो 3 to 6 मंथ्स आई थिंक इज ए गुड होराइजन. तो वो आप थोड़ा बहुत 10% लमसम भी डाल सकते हैं और फिर इस तरह से 15% पर मंथ भी डाल सकते हैं 100% में से. तो वो अगेन रिस्क प्रोफाइल डिपेंडेंट रहता है वो थोड़ा, कि कितना है और पोर्टफोलियो कैसा है, करंटली कितना एलोकेशन है, कब से आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन कैसा है, वो फैक्टर्स भी रहते हैं, और कितना लंबा होराइजन है इन्वेस्टमेंट का. 5 साल का थोड़ा सा अलग रहेगा, 10 साल का थोड़ा सा वो आप ज्यादा डिफरेंस आ सकता है. तो ये सारी चीजें भी रहती हैं जब व्हेन वी टेल कि एसटीपीज कितना लंबा करना है. बट मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक थंब रूल टाइप आई विल से, तो अभी की मार्केट के हिसाब से एक 3 to 6 मंथ्स के लिए आप उस पैसे को एक एसटीपीज के थ्रू यू कैन इन्वेस्ट, considering of course एक long term horizon, like at least I am assuming कि this money again is going into same portfolio, again 7-8 year plus का आपका horizon है. That's what the assumption is. बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है, क्वेश्चन भी है. I am 30 year old. I am mostly invested in passive fund 70% as I am using my time to work 90 hours a week. Is it okay? So I think if you are investing in passive मतलब इंडेक्स फंड्स में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जिस चीज को ही बीट करने के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी बेंचमार्क में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद दैट. सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेसिफिकली लार्ज कैप साइड में तो आई थिंक इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस. स्मॉल कैप मिड कैप साइड में बिकॉज थोड़ा सा यूनिवर्स जो है वो बड़ा है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप साइड में, या ब्लेंड्स जो है अलग अलग, तो वहां अपॉर्चुनिटीज अभी भी एक्टिव फंड्स में नजर आती है हमें. बट आई थिंक नथिंग बैड विल हैपन टू यू अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे. और ऊपर से 90 आवर्स पर वीक आप वर्क कर रहे हो, तो आई थिंक अर्निंग भी ज्यादा होनी चाहिए उस केस में. तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा सेविंग इज अनदर एक्स्ट्रा अर्निंग फॉर अस. सो आई थिंक एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर अस. So I think it is win-win situation for you. Don't worry. Sachin, are there any fundamental issues happening in SDFC, IDFC Bank because of recent merger? Why are they not performing? Again, though, I don't think कि fundamentally कुछ issues हैं, थोड़ा slowdown है ओवरऑल इकोनॉमी में भी, उनके डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ में भी, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन है मार्केट को. और ओवरऑल बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर आई थिंक इज ऑन अ स्लो पाथ. और इसके रीजंस काफी ज्यादा हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का काफी पैसा रहता है टिपिकली बैंकिंग सेक्टर में, एंड दे आर टेकिंग आउट मनी. तो टिपिकली वो जो मोस्टली पैसा जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जा रहा है. तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. फंडामेंटली कोई इशू नहीं है यार. फंडामेंटली दे आर डूइंग, आई थिंक दे आर डूइंग प्रेटी वेल. और अभी जो अपडेट्स आए हैं, मतलब एचडीएफसी बैंक के भी अपडेट्स डिसेंट आए हैं मेरे को लगता है, क्योंकि उनको फोकस डिपॉजिट ग्रोथ पे है. उनको क्लैरिटी है कि भाई क्रेडिट ग्रोथ कम ही करना है, क्योंकि एलडीआर इंप्रूव करना है उनको. तो वो तो क्लैरिटी के साथ उस पर काम कर रहे हैं कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना है. इन्वेस्टिंग फील्ड में इफ यू नो हाउ टू एनालाइज बैंकिंग सेक्टर, ये कर्स है आपके लिए, कर्स. सो ये आप समझो कि ये जो सेक्टर है ये मतलब ऐसा, हाँ मतलब एकदम छोटी इकोनॉमी थी और वहां से वो स्पर्ट हो गया उसमें, बाद में ये मैच्योर काइंड ऑफ सेक्टर्स है.
So they will मतलब over the short duration, medium duration, consolidations वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है. But they, अगर मैनेजमेंट अच्छी है, गवर्नेंस अच्छा है, तो आई थिंक दे विल क्रिएट वैल्यू. बट डू नॉट एक्सपेक्ट मतलब समथिंग लाइक न्यू एज टेक्नोलॉजी की तरह बिल्कुल. उसमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना. आई थिंक दैट वी शुड अवॉइड. एग्जैक्टली. आई विल टेक वन, गौरव. या. राहुल महाजन जी का क्वेश्चन है, आई विल रिसीव ₹30 lakhs in FY26 as PPF maturity proceeds. Is it advisable to invest it in mutual fund existing schemes for another 15 years, all equity and no debt allocation? I am having high risk appetite. So इस केस में बिकॉज रिस्क एपिटाइट हायर है, एग्रेसिव इन अ वे इन्वेस्टर हो आप, तो ये मूवमेंट लॉजिकल हो सकता है. बट डेट प्रोडक्ट में पीपीएफ हो या ईपीएफ हो, ये बेस्ट प्रोडक्ट्स है. बट अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको मतलब वहां पे असिस्ट कर रहा है कि हाँ ठीक है यार, लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल प्लस के लिए है, तो वहां पे एग्जिस्टिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वी कैन एलोकेट विथ प्रॉपर एलोकेशन टू योर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स. होराइजन आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से ही बोल रहा हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. बट अगेन रिस्क प्रोफाइल आपको ये अलाउ कर रहा है, सो इट विल नॉट बी ट्रू फॉर एवरीबडी. So if you are somebody is very conservative investor, उस केस में PPF, EPF investments would be really good. बट अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वहां पे हाँ वो एक क्या बोलते हैं, एक थॉट प्रोसेस, मतलब उसमें एक फ्लो में पीपीएफ शुरू हो गया, एक्यूमुलेट हो गया. बट नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट कि यार लॉन्ग टर्म गोल है, तो मैं डेट में क्यों पार्क करूं उसको. तो वो आई थिंक रिस्क प्रोफाइल आपको वहां अलाउ कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी फंड्स में. सी मतलब ये कैसा है ना, ये सोच समझ के संभल के आंसर देने पड़ते हैं आप लोगों को, बिकॉज कौन कहां पे क्या टिप कहां से ले लेगा ये नहीं है. सो इसलिए रिस्क प्रोफाइल, ये सारी चीजें बार बार बतानी पड़ती है. बहुत सारे लोग बोर होंगे उसमें, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, बिलीव अस. यस. Yeah, I'll take this. सचिन जी का है, माय म्यूचुअल फंड सेंसेक्स फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आईसीआईसीआई बैलेंस्ड फंड मंथली एसआईपी 10K, हाउ मच आई कैन इंक्रीज एवरी ईयर. तो सर ये तो आप ही बताएंगे सचिन भाई कि ये आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब साल में, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. बट अगर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दीज फंड्स, तो बैलेंस्ड फंड है आईसीआईसीआई का, तो मेरे को लगता है कि आपका एवरेज एक्सपेक्टेशन 10% का होना चाहिए. सेंसेक्स एंड पारंपरिक से आपका एवरेज एक्सपेक्टेशन 12% के आसपास का ही होना चाहिए, और इसी हिसाब से आपकी कैलकुलेशंस रहनी चाहिए. ठीक है. बैलेंस एडवांटेज फंड अगर आपके पास, आई एम अज्यूमिंग कि वो वाला फंड की बात कर रहे हैं, तो 50% इक्विटी है उसमें ऑलमोस्ट, तो उसका एक्सपेक्टेशन आपका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दैट्स हाउ यू शुड प्लान योर गोल्स अकॉर्डिंगली. बाकी आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये फंड्स लिए हैं और किसी गोल्स पे टैग्ड हैं, वो कुछ प्लान्ड वे में है कि क्यों मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है, क्यों फ्लेक्सी कैप लिया है, और क्यों सेंसेक्स लिया है, और किस तरह से आपने वो इन्वेस्टमेंट प्लान किए होंगे. तो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड द चूजिंग दीज फंड. दे आर ऑल गुड फंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा फंड कोई खराब नहीं है, पहली बात तो. दे आर ऑल वेरी वेरी गुड फंड्स. बट यही क्यों, बैलेंस एडवांटेज क्यों, नॉर्मल एक अदर मल्टी कैप क्यों नहीं, या कोई स्मॉल एंड मिड कैप क्यों नहीं, तो वो सारी चीजें यू, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव आंसर्स टू दैट. ये क्वेश्चन नहीं लिया ना गौरव. I recently heard from a friend about investing money from his home loan OD account. It sounded like a big risk to me, but he seemed to be fine with taking leverage to invest. What are your views? So I think एक चीज है, मतलब एक सिंपल एक पर्सनल फाइनेंस का या फाइनेंशियल प्लानिंग का हमें लगता है एक थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि लोन्स जो लिए जाते हैं ना, लेवरेज पोजीशंस ली जाती है नीड्स कवर करने के लिए, और उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है. तो नीड्स में हो सकता है बच्चों का हायर एजुकेशन है, यू डोंट हैव मनी, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग अ लोन. नीड्स में ये हो सकता है कि यू वांट टू बाय योर फर्स्ट होम, और वो फॉर दैट यू वांट टू हैव अ लोन. या फिर आजकल बिकॉज ऑफ अर्बन लाइफ आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने लोन लिया. तो दिस इज अंडरस्टूड. तो ये आप आपकी कुछ कुछ नीड्स कवर कर रहे हो. बट ये जो रिटर्न्स लाने के लिए लिवरेज पोजीशन लेना, आई थिंक ये एक काफी रिस्की प्रपोजिशन होता है. आज ही आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद वन इन्वेस्टर, और वहां पे उनके एक दोस्त ने एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे 10-15 करोड़ का लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेके दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स. सो आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिलीव मी. मतलब प्रोडक्ट्स विल गेट डेवलप्ड,
और उसमें, और इसीलिए सेबी या आरबीआई का जो डंडा चल रहा है चीजों में कि ये नहीं कर सकते, ये लोन आना अलाउड नहीं है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस डालो, बिकॉज दे नो दैट कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दीज थिंग्स. तो लिवरेज पोजीशन फॉर नीड्स इज ओके, बट लिवरेज पोजीशन फॉर वांट्स, आई थिंक ये काफी रिस्की हो सकता है. सो वी शुड नॉट डू दैट. शशांक जी का क्वेश्चन है, माय which AMC arbitrage is good right now for parking a handsome amount of client somehow around 50 lakh to 1 crore. तो शशांक जी, मैंने ना एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन आर्बिट्राज, व्हाट इज आर्बिट्राज फंड, और उसमें कुछ कंपैरिजंस दिए हैं, राइट. सो आई थिंक दैट जस्ट वॉच दैट वीडियो. I cannot, I don't think it is right to tell you the names of these AMCs like that, but I think वो comparison से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है और क्या क्या फैक्टर्स, जब हम आर्बिट्राज फंड सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो क्या क्या फैक्टर्स देखते हैं इन सिलेक्टिंग अ राइट आर्बिट्राज फंड. तो एक बार वो जरूर जस्ट चेक दैट वीडियो. ज्यादा पुराना नहीं है, आई थिंक 6-8 महीने पुराना ही है, तो आई थिंक इट इज स्टिल वेरी रेलिवेंट. एंड तो चेक दैट वीडियो, आई थिंक यू विल गेट अ डिसेंट आंसर ऑन इट. डॉक्टर कागज जी का क्वेश्चन है, हाय परिमल एंड गौरव सर, एज 45 years, पोर्टफोलियो 1.8 crore, SIP 21K each in flexi, large and mid cap, small cap. Is my approach right? I'm a तुच्छ प्राणी and your follower since 2017-18. So I think small cap, large and mid cap और flexi cap में आपने allocation लिए हुए हैं. अब यहाँ पे फंड वाइज मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा एग्रेसिव काइंड ऑफ है. तो इसमें 3 ही कैटेगरीज में आप हो. सो कैटेगरी वाइज हमें वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. फंड, आई थिंक फंड एंगल से अगर आप देखोगे तो वी हैव रेटेड दीज फंड्स ऑन आवर फंडोमीटर, जो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है उस पे. सो वैसा कोई मतलब ऐसा अपने एक एसआईपी का डिसिप्लिन लगाया हुआ है. पोर्टफोलियो साइज सजेस्टिंग दैट यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स. लास्ट मतलब 6-7 सालों में तो मार्केट्स हैव आल्सो डन रियली वेल. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट प्रॉपरली ये गोल्स को लिंक कीजिए इन इन्वेस्टमेंट्स को, एंड उसी हिसाब से बाकी उस कैटेगरी में कौन से और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स है तो यू विल गेट दोज आंसर्स ऑन आवर वेबसाइट investinnet.in. तो ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम लगता नहीं है आपके इसमें. बट स्पेसिफिकली अगर मिराई लार्ज एंड मिड कैप की बात करते हैं तो पहले ये फंड इमर्जिंग ब्लू चिप के नाम से था, which was known for small and mid cap allocations. तो इसके लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड का कंपैरिजन करना will be little different compared to कि एक्चुअल लार्ज एंड मिड कैप, क्योंकि ये कैटेगरीज एक बार मतलब प्रॉपरली बनने के बाद उन्होंने चेंज की है उसको. सो दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट अ राइट थिंग. सो उसको आपको लास्ट 1 year, 2 year, 3 years में और कैलेंडर ईयर्स के साथ कैटेगरी एवरेज को कंपेयर करना होगा. देन यू विल गेट योर आंसर. बट आई थिंक accumulation is one thing you are focusing very well on, so there is no problem. I think that's why you have created such a good corpus. So congratulations on that front. So एक दो फंड्स आप वहां पे मिड कैप या फिर मल्टी कैप काइंड ऑफ कैटेगरीज ऐड करके लॉन्ग टर्म गोल्स को आपके लिंक करके चल सकते हो आप. एक और डॉक का क्वेश्चन है डॉक उपाध्याय, व्हाई आर मोर इन्वेस्टर्स स्टॉपिंग एसआईपीज इन इंडिया एंड हाउ मेनी म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रमोट, हाउ कैन म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन. अगेन सर, ये तो बहुत ही सीजनल होता है, राइट. एसआईपी जब मार्केट बढ़ता है तो एसआईपी बढ़ती हैं, मार्केट गिरता है तो एसआईपी गिरती हैं, राइट. तो यही बिहेवियरल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और ये चीज इंडिया में नहीं हो रही है. सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ इंडिया में हो रही है, दुनिया में हर जगह है. यूएस में भी ऐसा ही है. दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. बिकॉज लोग इन्वेस्ट ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के करते हैं, स्पेशली लास्ट 1 year के रिटर्न्स देख के ही लोग इन्वेस्ट करते हैं टिपिकली, राइट. और उनको लगता है कि इसी तरह के रिटर्न्स, जैसे इनिशियली एक आया था ना क्वेश्चन की 30% के कैगर हम दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट 1 year में दिए होंगे किसी ने. मतलब अगर हम अभी का, चलो लास्ट 2-3 महीने से पहले अगर नवंबर की बात करें तो लास्ट 1 महीने में, 1 साल में हो सकता है लोगों ने 30% कैगर, व्हिच वाज नॉट, S&P 500 ने 30% प्लस का कैगर था उस टाइम, रिटर्न थे. तो लोगों को लगता है कि आगे भी मिल जाएंगे, 1 साल पहले मिले हैं तो 1 साल आगे भी मिल जाएंगे. तो ये चीज जो होता है ना, ये एक रिसेंसी बायस, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. और जैसे ही ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, व्हेन रिटर्न्स आर नॉट लुकिंग दैट नाइस करंट, ठीक है, जैसे अभी है, अभी इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं रिटर्न्स, राइट. तो फिर ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि ठीक है यार, इतना अच्छा नहीं है, रियल एस्टेट में भी तो पैसा ठीक है, यूएस मार्केट में भी तो अच्छा है, गोल्ड भी तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसमें क्या है, इक्विटी में ऐसा क्या है, राइट. तो वहां कर लेते हैं.
तो वहां के ट्रेलिंग अच्छे, अभी गोल्ड के ट्रेलिंग रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं निफ्टी 50 से, तो लोगों को लगता है यार गोल्ड ही अच्छा है ना, ये क्या है निफ्टी 50 तो बेकार है, लास्ट 1 ईयर में देखो गोल्ड के रिटर्न अच्छे हैं, निफ्टी 50 के बेकार है। तो ये सेल करना ना टिपिकली 80-90% लोगों के लिए बहुत ईजी है, अरे यार ये तो ठीक है ना, तो दूसरा वो वहां चला जाएगा। तो ये जो है ना बिहेवियर क्वेश्चन है। अब इसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लाइक, और एक तो उनकी रिस्ट्रिक्शन मैं बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट की रिस्ट्रिक्शन तो इतनी है कि आदमी कोई सुन ले उनकी बेचारों की कथा है तो वो तो सर पटा पता, आप कहोगे कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो धंधा अपना, ठीक है, तो उनकी तो अलग ही चक्कर है। तो दे हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड थिंग्स विच दे कैन से, विच दे कैन प्रमोट, विच दे कैन एडवर्टाइज। तो मेरे को लगता है कि वट एवर दे कैन डू, कि बहुत सारे सेशंस करते हैं, फेस टू फेस सेशंस करते हैं, हमारे भी कई सेशंस, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस कहते हैं कि भाई तुम भी करो हमारे सेशंस, तो इस तरह की थिंग्स दे कीप ऑन डूइंग। बट अगेन दिस इज मोर, आई थिंक पीपल लाइक अस, ये नीड, मेरे को लगता है कि हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज की करवाने की, rather than I think fund houses, because of the restriction I think we have little less restrictions on it। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लुएंसर्स की या फिर राइट जो जिनको आई थिंक फाइनेंशियल कोचेस की, कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल लाइक यू, लाइक जब आपने 4 लोगों से बात करो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं येट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टॉप SIPs। तो वो चीज मेरे को लगता है कि ज्यादा वर्क करेगी, rather than coming from the product guy कि भाई मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बंद मत करो, तो वो तो बोलेगा ही, आप कहोगे वो तो बोलेगा, तू थोड़ा ना बोलेगा कि मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। तो इसलिए rather than coming from here I think people, neutral people like us, if we speak more I think that will work better। Is it advisable to prefer large cap this year as it is available with a reasonable P? It is advisable to prefer large cap, mid cap, small cap, multi cap, large and mid cap depending on your investment horizon, your risk profile. So please ये मतलब अभी अच्छा है इसमें जाता हूँ, फिर उसके बाद वहां से निकल के स्मॉल कैप में जाऊंगा, उसके बाद मिड कैप में, ये मत कीजिए। ब्लेंड रखिए, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 55-60% लार्ज कैप में होना और ओवरऑल पोर्टफोलियो का 40-45% स्मॉल एंड मिड कैप में होना इज अ राइट ब्लेंड। तो उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज चूज करके आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ये सारी चीजें कर सकते हो इफ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज रियल लॉन्ग टर्म। ये 1-1 साल 2-2 साल के टाइमिंग के चक्कर में अगर हम जाएंगे तो अननेसेसरीली वो स्मॉल पोर्टफोलियोज पे, आज भी जो पोर्टफोलियो का डिस्कशन था तो उसमें जो इन्वेस्टर थे वो आए थे, तो वहां पे उन्होंने बोला सर ये जब तक 8-10-15-20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो था तब तक ये सब सही लग रहा था ये सब करना, बट द वे नाउ सेविंग्स हैव गॉन पास टू 2 lakhs, 2.5 lakhs, 3 lakhs रुपीज अ मंथ, वहां पे जब पोर्टफोलियो बड़ा करने की कोशिश हम कर रहे हैं तो वहां पे अब डर लगने लग गया है। तो वहां मतलब हम चांस लेके लक को मतलब थोड़ा सा फेवर लक पे बैंक करके ये चीजें नहीं हो सकती, ये हमें अब समझ गया है। सो प्लीज डू नॉट थिंक दैट कि आप इसी स्मॉल थॉट प्रोसेस में लाटके रह जाओगे। आपको यू विल हैव टू थिंक ऑन अ ब्रॉडर लेवल फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल और उस हिसाब से ये कॉल्स लेने। तो प्लीज ये कैटेगरी में जाता हूं, उसके बाद वो कैटेगरी में, उसके बाद थर्ड कैटेगरी में, उसके बाद डेट में, उसके बाद गोल्ड में, ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुषार जी का क्वेश्चन है, आई एम 38 नाउ लिविंग इन जर्मनी, आई हैव इन्वेस्टेड 4 crore इन स्मॉल कैप स्मॉल केसेस, ओके, माय US ETF portfolio is 5 crores, does it make sense to shift some portion small cap portfolio into large cap? मतलब इट इज ऑलवेज, मतलब ये तो करना ही चाहिए, मतलब आप सिर्फ स्मॉल कैप एलोकेशन, मतलब मैं ये शायद लास्ट फ्राइडे को भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो लोगों को लग रहा है कि अगर यूएस में एलोकेशन है लार्ज कैप अगर वो ज्यादा है तो हमें इंडिया में लार्ज कैप की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट थिंक दैट, मतलब उसका कुछ सेंस नहीं लगता है मुझे। आई थिंक दिस इज अ जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हम डिफरेंट जोग्राफीज लेते हैं, विद इन दैट जोग्राफी हमें एलोकेशंस लार्ज मिड स्मॉल, क्योंकि वहां के सिनेरियोज क्यों हम लार्ज ले रहे हैं, उनकी रिस्क प्रोफाइल, मिड स्मॉल की रिस्क प्रोफाइल, वैसा करना चाहिए हमें। वो ग्लोबल कि मैंने अगर टेस्ला ले लिया या फिर मैंने अगर एनवीडिया ले लिया तो मुझे इंडिया में लार्ज कैप की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे ये चीज बहुत ज्यादा, आई डोंट थिंक इट इज राइट। तो बिल्कुल ही आपको लेना ही चाहिए स्मॉल कैप से लार्ज कैप एलोकेशन, कैसे लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है आप समझें, राइट। और बहुत सिग्निफिकेंट और सीरियस पैसे हैं आपके, मतलब आपके पास जो कॉर्पस आपने जो यहाँ लिखे हैं, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ प्रॉपरली फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड टेक अ प्रॉपर एलोकेशन कि एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। और आप सिर्फ 38 ईयर ओल्ड के हैं और मतलब जिस तरह का पोर्टफोलियो आप बता रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव वेरी एक्सीलेंट सेविंग्स, राइट, और बहुत अच्छा आपने वो ग्रोथ भी किया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि अब
ग्रोथ तो है ही इंपॉर्टेंट, बट प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ विद दिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो एट दिस एज आई थिंक ऑल्सो बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एक बार जब कॉर्पस बड़ा हो जाता है तो सिर्फ हम ग्रोथ का नहीं सोच सकते एट दैट टाइम, हमारे लिए प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, राइट, एंड कि हमारे गोल्स वगैरह सब मीट हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइजर, अंडरस्टैंड थिंग्स, कितना एलोकेशन कहाँ है, यूएस ईटीएफ में भी कौन से ईटीएफ्स हैं, किस तरह के ईटीएफ्स हैं, वहां पर कितना ये है, वो सारी चीजें समझ के एंड अकॉर्डिंगली टेक योर एलोकेशंस। इंडिया में गोल्स क्या हैं और जर्मनी में गोल्स क्या हैं, वो सारा थॉट प्रोसेस एक ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव से यू शुड लुक एट थिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली टेक योर कॉल्स। So if you have questions regarding your portfolios या फिर आपके financial planning sessions आपको book करने हैं, तो you can get in touch with us. You can send your profiles कि मैं ऐसा ऐसा मेरा profile है, should I go for one-on-one session or not? The team will go through that. They will have a discussion, proper discussion with you people. We got feedback कि मतलब जो relationship team है वो भी almost आधा आधा एक एक घंटा आपके साथ पहले discuss कर लेते कि भाई मतलब सही में आपको वो requirement है क्या, या उसका इंपॉर्टेंस वो होने के बाद वो, एंड वी गॉट दैट फीडबैक आल्सो कि देयर इज नो पुशिंग आल्सो फ्रॉम दैट टीम कि नहीं नहीं सर आपको तो मतलब लॉट ऑफ टाइम दे हैव सेड दैट कि नहीं सर अभी आप यू डोंट रिक्वायर दैट, जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। सो जस्ट मतलब बट वो पाथ क्या फॉलो करना है वो भी वो आप में वो थॉट इम्बाइब करवा देंगे। सो आई अंडरस्टैंड कि 2-2 महीने की वेटिंग वहां पे नजर आ रही है, बट आई थिंक ऑब्जेक्टिव इज की अच्छी तरीके से वो सारी चीजें फॉलो करवाना। सो वी आर नॉट हियर टू क्रिएट मतलब उस तरीके से हम मास लेवल पे वी नो दैट वी कांट डू, बट हम वी आर ट्राइंग टू एजुकेट यू पीपल। बट अगर पोर्टफोलियोज बड़े हैं एंड यू फील दैट कि नहीं यार आई नीड दिस एडवाइस, तो उसके लिए आप यू कैन गेट इन टच विद अस। तो ईमेल आईडीज मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, गौरव है, परिमल है, कॉन्टैक्ट है @investindia.in। तो यहाँ पे आप आपकी प्रोफाइल्स भेज सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजना मत भूलिएगा। द टीम विल गेट इन टच विद यू। 2-3 दिन लग सकते हैं कभी कभी कॉल आने में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि एक के बाद एक एक के बाद एक के बाद एक ऐसा मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कॉल्स नहीं जा रहे वो। सो दे आर हैविंग प्रॉपर डिस्कशंस विद यू पीपल एंड उस हिसाब से हम ये करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल बी वर्थ वेटिंग एंड कहीं नहीं जा रहा है मार्केट। सो डोंट वरी कि अगर आपको लगेगा अरे बाप रे 2 महीने में मतलब 1-1.5 महीने में क्या हो मतलब मार्केट विल आई लूज अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा मार्केट कहीं पे कुछ नहीं जाने वाला है। एंड बिलीव मी व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर 25 30 45 ईयर्स तक के अगर आप प्लान कर रहे हो, तो उस केस में 2-3 महीने में कोई फर्क ज्यादा पड़ने नहीं वाला है आप लोगों के लिए। वी आर नॉट ट्रेडर्स, सो कोई स्विंग ट्रेडिंग हमें यहाँ पे नहीं करना है। सो वी विल नॉट लूज आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्लीज प्रॉपरली मतलब आपके ईमेल्स लिखिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ, द टीम विल गेट इन टच विथ यू। राइट, we'll try to take last 3-4 questions only. ऋषभ जी का है, what should be, मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए 2, सो आपके अच्छा बाद मैं 2 ठीक क्वेश्चंस है, लेता हूँ। what should be good MF category to build child education corpus, time horizon 12 years, allocated PPFS large and Kotak large and mid cap, is it good? ये तो both are very good funds, ठीक है, तो funds दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऋषभ भाई, और 12 years के हिसाब से those are very very good funds। थॉट प्रोसेस यही रखना है आपको कि भाई मतलब बाकी गोल्स में क्या फंड्स हैं, राइट, ऐसा नहीं हो कि हम 2 यहाँ ले लिए, 2 चाइल्ड मैरिज के लिए ले लिए, 2-3 अपना रिटायरमेंट के लिए लिए, 2 वेकेशन के लिए, 2 होम के लिए, तो इतने सारे फंड नहीं इकट्ठे करने। तो वो चीज आपको समझो कि एक ओवरऑल एलोकेशंस उस हिसाब से ही चीजें होनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली ऑन दीज फंड्स दे आर वेरी गुड फंड्स। 12 ईयर होराइजन के लिए एक मॉडरेट टू हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे फंड है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई कैन नॉट से कि यही करना है, आप ओवरऑल थॉट प्रोसेस से ओवरऑल पोर्टफोलियो को ही थॉट दें और फिर अपना कैलकुलेशन मतलब वो चीजें रखें कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। पंकज जी का क्वेश्चन है, सर आई एम 50 स्टार्टिंग एनपीएस एट दिस एज मेक्स सेंस? सी आई थिंक बहुत सारे आर्गुमेंट्स हम देख रहे हैं कि टुवर्ड्स रिटायरमेंट यू शुड गो एंड इन्वेस्ट इनटू एनपीएस, वो आपकी टैक्स सेविंग भी हो सकती है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रहे थे एनपीएस पे, तो एग्जांपल वहां पे एक जगह पे 1 करोड़ का कॉर्पस था एनपीएस का, एक जगह पे अराउंड 1.5 करोड़ का था, तो उसमें से 60% वो टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, रिमेनिंग 40% के साथ उनको कंपल्सरीली एन्युटी लेना पड़ रहा है। सो जो 1 करोड़ का केस था उसमें 40 लाख पे कुछ अराउंड मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 22-23,000 रुपीज का पेंशन आ रहा था, जो कंपलसरी रखना पड़ रहा था उनको। और ये सबसे बड़ी दुविधा है कि ये कैसा एन्युटी ले, ये
एट द मतलब ऑन डेथ वो पैसा पूरा मिल जाना चाहिए नॉमिनी को, या फिर ज्यादा का एन्युटी अपने पेंशन लेना चाहिए, ये दुविधा है। मतलब ये सिलेक्ट करना इतना मुश्किल है, देयर इज नो राइट कैलकुलेटर फॉर दैट, कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब व्हेनेवर वी आर हैविंग डिस्कशन विद दैट इन्वेस्टर, उनको लग रहा है अब समझ में नहीं आ रहा है परिमल की, मतलब जिंदा रहूंगा तो खुश हूं या मर जाऊं तो उसके लिए खुश हूं। मतलब दिस वाज द आर्गुमेंट फ्रॉम वन इन्वेस्टर। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म वो अटकाना, वो चीज, अगेन एनपीएस एज अ प्रोडक्ट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल हु आर नॉट डिसिप्लिन। एक कंपलसरी इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन वे से होल्डिंग का डिसिप्लिन लगा देता है ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो अगर इफ यू आर अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, सो यू मे नॉट रिक्वायर दैट, बट इफ यू आर नॉट अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर, एनपीएस इज द प्रोडक्ट आई थिंक वन कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन। अभी जी का क्वेश्चन, सर जी मैंने 6.5 लाख इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट पोर्टफोलियो में, अभी ये 2.5% डाउन है, क्या मैं इस पोर्टफोलियो में 1.5 लाख रुपए लमसम कर सकता हूं क्या? प्लीज रिप्लाई। तो अभी अगेन ये सेम चीज क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि लमसम कर सकते हैं, तो अगेन मतलब अगर 6.5 का ही टोटल इन्वेस्टमेंट है, 1.5 है, तो मेरे को लगता है कि एक 3 to 4 मंथ्स का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रेगुलरली कर लो आप, अज्यूमिंग कि आगे आप कुछ और इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, तो 3-4 महीने का थोड़ा सा एक एसटीपी टाइप में इन्वेस्टमेंट कर लो तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, वो चीजें थोड़ी सी ये एक गैप में चली जाती हैं, ऐसा ना हो कि आपने अभी 1.5 लाख डाल दिया और 15 दिन के बाद और 5-7% मार्केट गिर गया, तो फिर आपको लगेगा अरे यार गौरव को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये टिपिकली होती हैं, तो इसलिए बेटर ये है कि वी डू जस्ट मतलब 1.5 को 50,000 3 मंथ्स में भी एक इस तरह का भी कर सकते हो कि वो चीजें थोड़ा सा हमारा बिहेवियरल थोड़ा बेटर मैनेज हो जाता है उससे। I'll take the last one. So Ranga ji ka question है, परिमल sir, last week your suggestion on bucket strategy for retirement is eye opener. Thanks. Will the same logic applies for children education and marriage goals? Please suggest. आई थिंक ये गोल्स तो स्पेसिफिक अमाउंट हमें पता है कि वो अचीव करना है, सो वो अगर अचीव हो जाता है 2-3-4 साल पहले भी, तो आई वुड लाइक टू मूव दैट मनी इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी, और वहां पे कोई हमने चांस नहीं लेना चाहिए। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है, रिकरिंग गोल है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप 55 में रिटायर हो रहे हो और 85 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो 30 साल तक वो चलाना है, तो उसमें डेट में डालने का लॉजिक नहीं लगता, अनलेस आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है कि डेट में ही मैनेज हो जाएगा सारा। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। सो ये स्पेसिफिक गोल है कि माइलस्टोन वो अचीव करना है, उसके बाद ये रिक्वायरमेंट है। बट जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसका आपने पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न क्या कंसीडर किया है? अगर आपने 5% या 6% ही कंसीडर किया है, तो आप पूरा का पूरा डेट में मूव कर सकते हो। बट अगर आपने 10% 11% कंसीडर किया है, तो फिर तो आपको अराउंड 70-75% 80% इक्विटी में रखना ही होगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन कि पोस्ट रिटायरमेंट व्हाट इज द टारगेट रिटर्न यू आर हैविंग ऑन दैट कॉर्पस, उसके हिसाब से वो कॉर्पस डिसाइड होगा। Okay, I think last question I'll take. Can you explain the nature of gold plan considering your old customers, how it goes with the years I have already subscribed and date has been allotted? तो सर मतलब वैसे तो सिंस यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब तो काफी डिटेल में डिस्कशन होगा टिपिकली, तो पहले तो एक सेशन ही होता है, राइट? डिपेंडिंग की 2 to 3 आवर्स एक टिपिकल ओवरऑल सेशंस होते हैं, चाहे एक होगा या 2 होगा, टिपिकली दैट इज द टाइम फ्रेम। एक डिटेल डिस्कशन होता है ऑन द गोल्स, करंट सिचुएशन, आगे का प्लान क्या है, एसेट एलोकेशन क्या रखना है, राइट, एंड हाउ टू ओवरऑल गो अबाउट थिंग्स। तो वही मेजर डिस्कशन रहता है। रिपोर्ट विल बी सेंड टू यू, ऑल योर क्वेश्चंस विल बी टिपिकली डिस्कस्ड, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज बेटर अगर आप प्लान से पहले क्वेश्चंस लिख के लाएं, एटलीस्ट वट एवर यू हैव इन माइंड जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि कई बार क्या है डिस्कशन के टाइम पे वी फॉरगेट, तो जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर इन अ पीस ऑफ पेपर सो दैट आपको भी पता है हाँ भाई टिक 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 सब डिस्कशन हो गया है मेरा मेजर। सो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, टिपिकली लॉट ऑफ पीपल डू इट। तो यू विल हैव अ वेरी वेरी डिटेल डिस्कशन। फाइनेंशियली कैसे है, एक बहुत सही डायरेक्शन आपके प्लान को मिल जाएगी कि दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट। आगे क्या है, हाउ टू बेसिकली एग्जीक्यूट थिंग्स, राइट? तो उसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, परसेंटेज एसेट अंडर मैनेजमेंट का ऑप्शंस भी हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं व्हिच वी कैन डिस्कस whenever we will have a discussion, मतलब whoever you are having discussion, so we will have a detailed discussion on it, and accordingly फिर reports वगैरह will be sent to you, and then you can do things on your own, or you need some help, we will provide you with the help and execution as well. So that's how basically typically it works. But as I said, it's very very detailed, और बाद में भी कोई questions वगैरह हैं तो they are very, we are openly we take those questions. तो ऐसा नहीं है कि things are like very कि भाई हो गया खत्म सेशन अब कुछ नहीं,
टिपिकली काफी सही हैंड होल्डिंग एक टिपिकली रहती है इन दीज सेशंस. ठीक है, दैट इज ऑल. आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर स्टिल लेफ्ट. कुछ है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म ऐप टू बाय म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म. MF Central, MFU online is what we typically recommend and we think they are very good. एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है. ठीक है, तो वो है. एक किसी ने पूछा था कि फैंग ETF कैसे टैक्स होता है, तो वो डेट की तरह ही टैक्स, डेट की तरह नहीं, सॉरी, अब उसका 2 ईयर प्लस में 12.5% का हो गया. अभी वो चेंज हो गया. हाँ, तो अब जो है वो आफ्टर 2 years 12.5% कैपिटल गेन है. बिफोर 2 years इट इज फ्लैट टैक्सेशन. तो वो चीजें हैं. तो ये सब चीजें कुछ एक दो लाइन की जो क्वेश्चंस के आंसर्स है, आई हैव गिवन दैट. That is all. Thank you so much, guys, for your time. It is always lovely talking to you. ठीक है, and have a great weekend and good night. Jai Hind, guys. Thank you. Jai Hind.